आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं अध्याय फर्स्ट से और अध्याय फर्स्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? हम जानते हैं कि जब भी कोई भौतिक परिवर्तन होता है तो हमें उसमें नया यौगिक प्राप्त नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में हमें प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाती है। और जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हमें उसमें नया यौगिक प्राप्त होता है और हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है खौलते पानी से जल वाष्प बनना। तो देखिए, इसमें हम जल वाष्प से दोबारा क्या कर सकते हैं, जल वाष्प को संघनित करके हम पुनः पानी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ यह तो भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है नमक का जल में घुलना। नमक का जल में घुलना और हम क्रिस्टलन विधि द्वारा जल से नमक को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी है बर्फ का पिघलकर जल बनना। अगर बर्फ से जल बन जाता है तो फिर हम जल को ठंडा करके उसे पुनः बर्फ में बदल सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं यह भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। डी ऑप्शन है एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन करने के बाद हम इसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? तो हम जानते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तथा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन है जल का वाष्पीकरण। तीसरा ऑप्शन है कपूर के क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। और चौथा ऑप्शन है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। तो हम जानते हैं कि जल की जब हम बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि Fe2O3 प्लस Al इजकल टू Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया है, जो कि जिसमें हमें बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं कि इसमें Fe को Al क्या कर रहा है, आयरन ऑक्साइड से विस्थापित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का विलोपन कहलाता है। तो हम जानते हैं कि जब सिर्फ हाइड्रोजन का योग होता है तो वह एक अपचयन अभिक्रिया होती है, और जब सिर्फ ऑक्सीजन का विलोप होता है तो वह एक उपचयन अभिक्रिया होती है। लेकिन इसमें दोनों एक साथ हो रहे हैं, और जब हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का विलोप दोनों साथ साथ होते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो अभी जस्ट हमने इस पर चर्चा की थी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? नंबर ए रंग में परिवर्तन, बी दिया है गैस का उत्सर्जन, तीसरा है तापक्रम में परिवर्तन, और चौथा दिया है आकार में परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं कि आकार में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न दिया है खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटना एक प्रकार की है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, थर्माइट अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊर्जा परिवर्तन के बिना प्रतिक्रिया। तो हम जानते हैं खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में टूटना, यानी ग्लूकोज का कोशिका के अंदर दहन होना, अर्थात हम कह सकते हैं एक श्वसन की बात हो रही है, और श्वसन एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर
थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम बताइए। हम जानते हैं कि सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए हम 3:1 में HCl और HNO3 अम्ल का प्रयोग करते हैं, और जब हम 3:1 में HCl और HNO3 अम्ल को मिलाते हैं तो ये बन जाता है एक्वा रेजिया या अम्लराज। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो हम जानते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि। नंबर ए ताप में परिवर्तन, बी जंग लगना, सी विकृतिगंता और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब हम कभी लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को रखते हैं तो वो सड़ जाते हैं, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विकृतिगंधता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, बी ऑप्शन है नियत रहती है, सी घटती है और डी कभी घटती कभी बढ़ती है। तो हम जानते हैं ताप दाब या अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड का प्रचलित नाम है। ए ऑप्शन है बिना बुझा चूना, बी ऑप्शन है बुझा हुआ चूना और सी है चूने का पानी और डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, अर्थात इसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है। तो हम जानते हैं कि लोहे में जंग लगने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। अगर आपको ऑप्शन में संक्षारण न मिले तो आपको फिर ऑक्सीकरण पर टिक करना होगा, क्योंकि में लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीडेशन का भी उदाहरण होता है। अगला प्रश्न दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से क्या प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया है ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण क्या है। हम जानते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण होता है C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। तो हम जानते हैं कि लेड की संयोजकता +2 होती है और SO4 की संयोजकता -2 होती है। जब हम इनकी क्रिया कराते हैं तब हमें PbSO4 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र PbSO4 है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें दिया गया है। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अभिक्रिया है 2PbO + C = Pb + CO2। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, या हम कह सकते हैं पहले कथन दिए गए हैं कि नंबर 1 सीसा अपचयित हो रहा है, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नंबर 3 दिया है कार्बन उपचयित हो रहा है और नंबर 4 दिया है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए हम जानते हैं कि जब भी ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं, और जब भी कभी हाइड्रोजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं या उपचयन कहते हैं। तो देखिए इसमें PbO यानी लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलकर कार्बन को प्राप्त हो रही है, यानी हम कह सकते हैं कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो हम कह सकते हैं कार्बन का
उपचयन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें असत्य कथन हमें ढूंढना है। तो सीसा अपचयित हो रहा है, ये कथन असत्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये वाला। और दूसरे में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, असत्य है। क्योंकि लेड ऑक्स अगर सही कथन के बारे में बात करें हम, तो इसमें हो जाएगा कि लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एवं सेकंड हमें देखना है। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट एवं सेकंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। हम जानते हैं कि जब लोहे चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही दिया गया है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी, क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है। सी, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और डी दिया है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है तो हमें देखना है रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो सबसे पहले जल के क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलन पर जल का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अतः ऑप्शन नंबर डी दिया गया है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जो कि क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अतः हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, और अभिक्रिया दी है 4NH3 यानी अमोनिया प्लस 5O2 इक्वल टू, इससे उत्पाद बन रहा है NO प्लस 6H2। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसे ही कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। हम जानते हैं कि जब एक सक्रिय तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करता है तो हम कह सकते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन अमोनिया से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और खुद नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके NO बना रहा है, अतः हम कह सकते हैं ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। जी नहीं, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है रेडॉक्स अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर 4 है उदासीनीकरण अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जब ऑक्सीजन का जब उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें अमोनिया में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, अतः यह रेडॉक्स अभिक्रिया भी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट भी है और ऑप्शन थर्ड भी है। तो इसका आंसर हमें देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में इसका आंसर हमें प्राप्त होता है पहला तथा तीसरा। अगला प्रश्न दिया है कि अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें दिया है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यह अभिक्रिया की दर की इकाई होती है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम जानते हैं कि लोहे में जंग लगना, ऑप्शन दिया है HCl की NaOH से अभिक्रिया, गंधक का जलना, सोडियम की जल से क्रिया। तो हम जानते हैं लोहे में जंग का लगना एक बहुत ही धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि बहुत धीरे धीरे होती है। जबकि सोडियम की जल से क्रिया की बात करें हम, तो ये बहुत ही तीव्र अभिक्रिया है, क्योंकि सोडियम जैसे ही जल के संपर्क में आता है तो आग पकड़ लेता है। HCl की NaOH से क्रिया, ये भी तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है, और गंधक का जलना ये भी तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। अतः ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा।
आइए अब हम कुछ रिक्त स्थानों पर चर्चा करते हैं। पहला रिक्त स्थान दिया है कि डॉट डॉट अभिक्रियाओं में किसी यौगिक तत्व को उससे अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रियाओं में। दूसरा प्रश्न दिया है रासायनिक अभिक्रिया को डॉट डॉट के नियम को संतुष्ट करने हेतु संतुलित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान संरक्षण के लिए, क्योंकि हम द्रव्यमान संरक्षण के लिए ही अभिक्रिया को क्या करते हैं, हम जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको हम संतुष्ट करते हैं। तो ये दिया है इसका आंसर। अगला प्रश्न दिया है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का उत्सर्जन क्या कहलाता है, तो हम जानते हैं किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का उत्सर्जन या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, एक समान होती है, क्योंकि हम तभी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, उनमें हम परमाणुओं की क्या है संख्या को हम समान करते हैं। अगला प्रश्न दिया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों अथवा यौगिकों को शब्दों के स्थान पर उनके सूत्रों एवं संकेतों से निरूपित करने से प्राप्त समीकरण को डॉट डॉट कहते हैं, तो हम जानते हैं कि इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न दिया है नीचे की तरफ संकेत करते हुए तीर का निशान समीकरण में डॉट डॉट प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं कि जब भी किसी अभिक्रिया के बगल में तीर का निशान लगा हो जो नीचे की तरफ उसका क्या हो, दिशा हो, तो हम कहते हैं कि इस अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है, यानी कोई अघुलनशील पदार्थ बन रहा है। और जब कभी भी तीर का निशान ऊपर की ओर होता है तो वे इस बात को प्रदर्शित करता है कि इस अभिक्रिया में गैस निकल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेप। अगला प्रश्न दिया है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग डॉट डॉट कहलाता है, तो हम जानते हैं किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है रासायनिक अभिक्रिया में बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो इसमें दिया है रासायनिक अभिक्रिया में बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। अगला प्रश्न है बसा युक्त पदार्थों का सरना क्या कहलाता है, तो बसा युक्त पदार्थों का सरना क्या कहलाता है, विकृति गंधता कहलाता है। अगला प्रश्न है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है अभिकारकों की सांद्रता और ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, जैसा कि हम पहले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं कि अभिक्रिया की ताप, दाब और अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ताप, दाब या डॉट डॉट में परिवर्तन करके रासायनिक साम्य को बदला जा सकता है, तो इसमें आएगा सांद्रता, क्योंकि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, ताप, दाब, सांद्रता आदि क्या होते हैं, तो इससे क्या होता है अभिक्रिया के रासायनिक साम्य को बदला जा सकता है। किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को दर्शाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं कि पीएच स्केल का हम इसमें उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर क्या होता है 7 से नीचे कोई पीएच स्केल पर मान आता है तो वह अम्लीय होता है, अगर 7 आता है तो उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 तक आता है तो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का विलयन वो होता है। श्वसन एक डॉट डॉट अभिक्रिया है, तो हम जानते हैं श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊष्मा प्राप्त होती है जिससे हम अपने दैनिक कार्य करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चूने का बुझना डॉट डॉट परिवर्तन का उदाहरण है, तो चूने का बुझना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम पानी से क्रिया कराते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और रासायनिक
अभिक्रिया होती है, तो हम इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न दिया है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है डॉट डॉट कहलाती हैं। तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डॉट डॉट कहलाता है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं हम? समीकरण के रूप में उसका निरूपण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न दिया है, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त होता है, तब वह अभिक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। तो हम ऐसी अभिक्रियाओं कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। जब कोई एक क्या होता है, अभिक्रमक टूटकर दो छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। अगला प्रश्न है, जब एक अभिक्रमक तत्व दूसरे अभिक्रमक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब वह अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से क्या करती है? विस्थापित कर देती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वे कहलाती हैं क्या? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है कि जब दो कोई यौगिक होते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को उनके विलयन से क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अपघटन अभिक्रिया डॉट डॉट के विपरीत क्रिया है। तो हम जानते हैं अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। चूने के पानी का सूत्र है, तो कैल्शियम OH का वोल्टेज क्या होता है? चूने का पानी, या इसे ही हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या हम इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। जब आयोडीन विलयन आलू पर डालते हैं, तो आलू का रंग रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कैसा हो जाता है? बैंगनी हो जाता है, क्योंकि आयोडीन अगर हम आलू पर डालते हैं तो यह हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के या स्टार्च के परीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, यह हमें यह दर्शाता है कि उसमें आलू में क्या है? स्टार्च उपस्थित है। इसलिए क्या हो जाता है? आलू का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन डॉट डॉट ऊर्जा के कारण होता है। तो हम जानते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन प्रकाश ऊर्जा के कारण होता है। अब हम सही जोड़ियां देखते हैं। तो कॉलम आ में कुछ दिया गया है और कॉलम बा में कुछ दिया गया है। देखते हैं हम। पहला, मैग्नीशियम तार का जलना। तो मैग्नीशियम का तार का जलना क्या होता है? एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका मिल जाएगा इससे 3 से। पृथ्वी के अंदर कोयले का बनना। पृथ्वी के अंदर कोयले का बनना जो कि एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, इसे कहते हैं मंद अभिक्रिया। 1 लीटर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो इसे कहते हैं हम मोलरता। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड वाला। और डी है इसमें मीथेन का दहन। तो मीथेन का दहन क्या है? एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इससे हमें क्या होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये इसका इससे हो जाएगा। और फोटोग्राफी, फोटोग्राफी क्या है? एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो मिला लीजिए इसमें ए का इसमें तीसरा। देखिए इसमें ए का यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। ए का तीसरा होना चाहिए, बी का चौथा, सी का होना चाहिए दूसरा, और डी का पांचवा, और ई का होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें पहले ए का यहाँ पर 3 कर लीजिए, जो कि इसमें मिसप्रिंट हुआ है। अगली जोड़ियां देखते हैं हम कि हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं पहले। ऊष्मा का उत्सर्जन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जंग लगना या जंग, जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 संक्षारण, संक्षारण क्या है? एक रासायनिक घटना है। और बर्फ का पिघलना क्या है? एक भौतिक
परिवर्तन है या भौतिक घटना है। तो मिला लीजिए इन्हें, किसके साथ मिल रही हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, मंद रासायनिक क्रिया का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो लोहे में जंग लगना क्या है, एक मंद रासायनिक क्रिया है। बी है, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। अवस्था परिवर्तन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो अवस्था परिवर्तन अभिक्रिया क्या है, लोहे में जंग लगना है। अगला है, गोबर गैस का निर्माण किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं गोबर गैस का निर्माण बहुत धीमी गति से होता है, तो हम कह सकते हैं एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो हम जानते हैं कि भोजन का जब पाचन होता है तो जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो भोजन के पाचन की क्रिया में वियोजन अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, उत्पाद क्या है। तो हम जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों का सांद्रण, ताप, उत्प्रेरक, दाब, ये सभी क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय अवस्था क्या है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक और उत्पाद अगर जलीय अवस्था में होते हैं तो हम इसे कहते हैं जलीय अवस्था। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उत्प्रेरक क्या है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। अर्थात उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते लेकिन उसकी दर को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो देखिए ये उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दो उदाहरण दीजिए। तो दिया गया है मीथेन का क्लोरीकरण और प्रकाश संश्लेषण दोनों क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अगला दिया गया है, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है। तो हम जानते हैं कि वायु और नमी में धातुओं का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। मैग्नीशियम तार का जलना कैसी अभिक्रिया है। तो मैग्नीशियम तार का जलना एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में टूटता है, छोटे छोटे यौगिकों में टूटता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्राय तेलीय व वसा युक्त खाद्य सामग्री को कैसे बचाया जाता है। तो हम जानते हैं कि उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाकर, क्योंकि अगर हम इनमें उपचयन रोकने वाले पदार्थ नहीं मिलाएंगे तो वह पदार्थ धीरे धीरे सड़ जाएंगे और उनसे गंध आने लगेगी। इस क्रिया को हम कहते हैं विकृति गंधता। और इसी कारण हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ, तेलीय एवं खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से भी प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए कौन कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है। तो हम जानते हैं कि ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा के द्वारा हम क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो हम जानते हैं ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो हम जानते हैं कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन कहते हैं।
दो विलयनों को मिलाने पर एक अवलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो हम जानते हैं ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है सत्य असत्य कथन छांटिए। इसमें पहला दिया गया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं। तो हम जानते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं सिर्फ एक दिशा में संपन्न होती हैं और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सीमेंट का जमना मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल ये कथन क्या हो जाएगा? सही कथन है ये, क्योंकि सीमेंट का जमना एक धीमी प्रक्रिया का उदाहरण है। कि अभिक्रिया की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होती है। तो बिल्कुल सही है, ऐसा प्रश्न हम पहले कर चुके हैं कि अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न दिया है रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। बिल्कुल सही कथन है ये, क्योंकि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है अवक्षेपण अभिक्रिया से अवलेय लवण प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है कि अवलेय पदार्थ बनता है जो कि तली में बैठ जाता है। तो ये कथन हो जाएगा हमारा सत्य। अगला प्रश्न दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया सिर्फ एक दिशा में संपन्न होती है। अगला दिया है जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जी नहीं, ये क्वेश्चन है आपका, ये कथन असत्य दिया हुआ है, क्योंकि जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो जल में क्या होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। तो हम कह सकते हैं यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जी नहीं, अगर हम बर्फ का जल में परिवर्तन करेंगे तो हमें उसको क्या करनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसलिए क्या है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, अर्थात यह कथन असत्य है। अगला दिया है फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। बिल्कुल सही है, क्योंकि फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 2 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।